नहीं कहा, किसी का माइक नहीं खुला हुआ है, कोई किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा। आपस में लड़ाई ना करें, बातचीत ना करें, सारे बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं। असलम खान आप बैठ जाएं और आपस में एक दूसरे को ताने ना कसें। असलम खान मैं आपको कह रहा हूं, आपको तंबीह कर रहा हूं, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। आप बैठ जाएं प्लीज, स्पीकर आप बैठ जाएं, मैंने कह दिया है, मैंने कहा उनको आप बैठ जाएं ना, आप बैठ जाएं। ख्वातीन के साथ इस तरह आपस में बातचीत ना करें प्लीज। स्पीकर साहब सबसे पहले तो मैं तमाम मेंबरान से खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबर से बोलूंगा कि जो अल्फाज का चुनाव हो वो मुनासिब रखें, इस हाउस के अंदर अल्फाज जरा मुनासिब इस्तेमाल करें। मैंने तंबीह की है, आइंदा कोई भी उसने देखें, मेरी बात सुने, माइक कोई खुला नहीं था, कोई किसी ने उसको मैंने इजाजत नहीं बोलने की, कोई उसने उसमें नहीं कहा। असलम खान साहब, ये ख्वातीन है, ख्वातीन आपसे मुतालबा कर रही हैं इस हाउस के तकद्दुस के लिए, आप खड़े होकर अपने अल्फाज वापस ले लें। असलम खान साहब आप बैठ जाएं, अभी मैंने कह दिया आप बैठ जाएं, अभी आप बैठ जाएं, अब आप बैठ जाएं, मैंने उनको कह दिया है, वो कह रहे हैं। आप एक मिनट बैठ जाएं। शाजिया मरी साहबा आप इनको लेकर जाएं, मैं उसको कह रहा हूं पहले असलम खान को, आप एक मिनट इनको लेकर जाएं, आप अभी बात को खत्म करें, आप बैठ जाएं। जी असलम खान साहब माइक खोलें जी, ये जिस चेयर पे हैं माइक खोलें यहाँ पे। 32 जी स्पीकर साहब। असलम खान साहब ख्वातीन है, हमारी पार्लियामान की मेंबरान है, मोअज़्ज़ज़ कोई भी ख्वातीन हो, चाहे वो हुकूमत से किधर से, हम सबको उनका एहतराम करना चाहिए। और किसी की भी दिल आज़ारी हो तो मैं समझता हूँ वो इंसान बड़ा होता है जो किसी से अगर माजरत करता है और उससे जो है वो बात को रफा दफा करता है। जी स्पीकर साहब मैं समझता हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, मैंने इनको डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब यहाँ छोड़ के बातें कर रहे हैं, इस चीज को छोड़ के, मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूँ, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी मेरी बहनें हैं, हमारे कोलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी असद उमर साहब, सबसे पहले तो मैं इस फ्लोर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सिंध की हुकूमत से कि कल असलम खान जो हमारे MNA हैं, इनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से आपने सिर्फ लफ्ज़ के चुनाव के ऊपर आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया, तो अगर किसी MNA के घर के बाहर गोली चले तो वो भी इस हाउस की जिम्मेदारी है कि इसके हर मेंबर को हिफाजत दी जाए। बिल्कुल सर दूसरी बात, मैं ज़रा सा अपना आपको समझा देता हूं कि क्यों इस वक्त कराची के अंदर लोड शेडिंग हो रही है और उसको बेहतर करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा गया हमें यह कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है 2 साल में आने से पहले तो कराची में आज तक लोड शेडिंग हुई कभी नहीं थी। मुझे याद आ गया, कुछ चीज़ें जहन में इंसान के रह जाती हैं। मुझे आज तक याद है स्पीकर साहब, बिजली गई हुई थी, कोई 12-14 घंटे से बिजली गई हुई थी, सारी रात हम सो नहीं सक रहे कराची में, सुबह तक हम जागे हुए थे और हम बोल रहे हैं भुट्टो साहब पता नहीं कर क्या रहे हैं, ये कैसे मुल्क चला रहे हैं, तो लोड शेडिंग से मर गए। जब सुबह उठे तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कू हो चुका है, भुट्टो साहब की हुकूमत पलट चुकी है। सर ये तो 45 साल पहले से लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान। दूसरी चीज सर मेरी रफीउल्लाह साहब आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। आपको मैं बार बार समझाता हूं, आप नहीं समझते हैं यार। अपने सीनियर से सीखो, बात सुनना सीखो, अपने सीनियर से तो बैठ के चुप करके सीखो।
आप दूसरी चीज- रफीउल्लाह साहब, मैं आपको बार बार तंबी कर रहा हूं कि आप दूसरी बैठ जाएं चीज- अपनी डिशेस पे, आप बैठ जाएं। दूसरी- आप बार बार मत बोलें, आप अकेले नहीं हैं इस हाउस में, आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे बिल्कुल। सर दूसरा सवाल जो उठाया गया वो के इलेक्ट्रिक पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। हमें यह भी बताया गया कि डावोस जाते हैं वो, क्योंकि ये तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन निजकारी तो की तहरीक इंसाफ ने, ऐसे लग रहा है इनकी बातों से। सर के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाउस प्रिविलेज्ड है कि उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वजीर बिजली, जो बाद में वजीर आजम पाकिस्तान बने, राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी खड़े होकर बताएं कि ये इतनी क्रिमिनल आउटफिट जिसने के इलेक्ट्रिक को खरीदा हुआ था, तो इन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद आ गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुकूमत चली। और इस हाउस की खुशकिस्मती देखिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर बिजली ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि ये मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो इसका जवाब तो हम उनसे इंतजार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। सर लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमने जिस वक्त कराची की मांग बढ़ती गई, कराची के अंदर बिजली की जरूरत बढ़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती, या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने बढ़ते चले गए। हमने इश्तहार देखे, आज भी हम तकरीरों में सुनते हैं कि 10,000 मेगावाट ऐड हो गया। उसकी कीमत आज अवाम भी पेश कर रही है, लेकिन कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। और शायद वो इसलिए नहीं की गई, स्पीकर साहब वहां पीछे बैठते थे बैक बेंचेस के अंदर ऑपोजिशन की, इसी हाउस के अंदर उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होके कहा, और ये कराची की के इलेक्ट्रिक की डिबेट में कहा, कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये कहा गया कराची को, ये कहा गया कराची को। तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम अब हो रहा है। तब्दीली है। सीसीओई ने, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की कि इलेक्ट्रिक को बुलाया गया, नेप्रा को बुलाया गया, एनटीडीसी को बुलाया गया। इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मुआहदे कराए जा रहे हैं। जो कमिटमेंट की गई है उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निजाम की बेहतरी के अंदर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। और आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। लेकिन उसमें कोई गालम गलोच या कोई अखलाक से गिरी हुई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन उसका अगर ये एक सीनियर रहनुमा की तरफ से ये जवाब आएगा कि क्या आप लोग अपनी लीडरान को ज़बरदस्ती चाहते कि उनके लिए गालम गलोच के अल्फाज इस्तेमाल हो, तो मेरे ख्याल से ये नामुनासिब होगा। हर किसी का यहाँ पे हक है कि वो बात करे, अवामी इशूज़ इस ऐवान के अंदर लेके आए, लेकिन कोई भी चाहे ट्रेजरी बेंचेस हो चाहे अपोजिशन के बेंचेस हो, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अखलाक से गिरी हुई जो है बातें करे, गालम गलोच दे। स्पीकर साहब, एक इशू मैं भी इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ। कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है। बहस क्या है कि जो
सिंध हुकूमत की तरफ से JIT है वो ठीक है, या अली जैदी की तरफ से जो JIT कौम के सामने रखी गई और उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस हुई, वो JIT ठीक है? स्पीकर साहब, उसके कंटेंट के ऊपर गौर नहीं हो रहा कि उसमें जो बातें की गई है कि बदतखोरी, कत्ल गारतगरी, ढाका, दहशतगर्दी और ये तमाम चीजें उसके अंदर उठाई गई। स्पीकर साहब, मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आया हूं जिसके ऊपर न सिंध ने इख्तिलाफ किया न अली जैदी साहब ने इख्तिलाफ किया। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बदतखोरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया वो वजाहत हुई। कत्ल का कहा गया, कत्ल किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। यहां पे कब्जा किया गया, लेकिन कब्जा किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। लिहाजा उस चीज के ऊपर इस ऐवान, क्योंकि हम कराची पाकिस्तान के शहर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, कायद का शहर, उसके हवाले से बात हो रही है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ऐवान के अंदर उसके ऊपर बात करें। मैं जो एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का उजैर बलोच का, इसके ऊपर न इनको एतराज है न इनको एतराज है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 5 चीजें आज इस ऐवान के सामने उसमें से रखना चाहता हूं और फिर 5 चीजें नहीं तो मैंने कौन सी गाली दी है? उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की है, अभी कोई भी बात इस तरह की नहीं की है। अभी आप उसको बोलने नहीं दें, ये तो सही नहीं है। स्पीकर साहब, मैं जब ये 164 का एतराफी स्पीकर साहब, मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स इसमें से उठा रहा हूं और मैं उनको 2 घंटे के लिए भी सुनने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ 5 सवालात उठने दे, बाकी मैं 2 घंटे भी उनको सुन लूंगा सर। स्पीकर साहब, जब मैं ये एतराफी बयान देख रहा था तो मुझे इसी पार्लियामेंट में मैंने एक शेर जब हम अपोजिशन में थे, मुझे वो याद आ गया कि लगाकर गाज सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, लगाकर गाज सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे। स्पीकर साहब, आगाज होता है इसका 164 के बयान का कि 2008 में जब मैं जेल में था, उजैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। साल 2008 में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबला में हलाक होने के बाद लियारी गैंगवार की मुकम्मल कमान संभाली और पीपल्स अमन कमेटी के नाम से मुसल्ला दहशतगर्द गिरोह बनाया और मुझे चेयरमैन बनाया। 2008 से 2013 तक मैंने मुख्तलिफ जराए से असलहा खरीदा, पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया पीपल्स पार्टी के कहने पे। लियारी के इलाके में अपनी मर्जी की पुलिस अफसरान लगाए, पूरा मौका दिया, किसी ने कोई नहीं बोला, आप ही दरमियान में ना बोले। के अड्डों की सरपरस्ती की, बत्ता उसूल के लिए मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। स्पीकर साहब, मैं 3-4 पॉइंट्स उठाना चाहता हूं आखिरी, जो अहम तरीन है, और मैं चाहता हूं स्पीकर साहब, पहली चीज, स्पीकर साहब जवाब लेना चाहते हैं कि उजैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल मैंने जमा की। इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। स्पीकर साहब, क्या इसके ऊपर किसी को इतराज है? नहीं है। वीडियो बनाई गई, रिकॉर्ड 164 का बयान है। आप बैठ जाएं, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, मौका मिलेगा, मौका दे सर
स्पीकर साहब, अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है स्पीकर साहब कि 5 घंटे भी गुफ्तगू करे मैं नजरें मिला के सुन सकता हूं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद क्या होता है? मौका दिया है, पूरा मौका दिया आपको। जी मुराद सईद साहब। उनको दिया पूरा, किसी ने दरमियान में नहीं बोला। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद कहते हैं मैंने सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा नौकरियां क्राइम पेशा अपराध में तकसीम की। स्पीकर साहब आगे कहते कि मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। फिर आगे कहते हैं कि मैंने अपने गिरोह के 15-20 लड़के आसिफ जरदारी के कहने पर बिलावल हाउस में भेजे, जिन्होंने बिलावल हाउस की गर्दनवा में लोगों को हरासा किया और 30-40 घर खाली करवाए। स्पीकर साहब आगे कहते हैं स्पीकर साहब दस्तगीर को दिया जी, शायद